नमस्ते और स्वागत है। चलिए सीधे एक एक पहेली से शुरू करते हैं। अगर दुनिया के हवा के पैटर्न को देखें तो विज्ञान तो ये कहता है कि भारत को एक सूखा मतलब रेगिस्तानी इलाका होना चाहिए था, बिल्कुल, होना तो यही चाहिए था। लेकिन ऐसा है नहीं। तो सवाल ये है कि प्रकृति की कौन सी ऐसी ऐसी जबरदस्त ताकतें हैं जो हर साल मिलकर पूरे के पूरे विंड सिस्टम को ही पलट देती हैं। आज हम जासूस बनकर इन्हीं ताकतों की पड़ताल करने वाले हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी पहेली है और इसका जवाब भारत के भूगोल को चलाने वाली एक छुपी हुई शक्ति में है, यहाँ की जलवायु। जलवायु। हम अक्सर मौसम और जलवायु को मतलब एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन आज का हमारा मिशन इसी जलवायु की गहराई में उतरना है और ये समझना है कि कैसे ये अदृश्य ताकतें पहाड़ों से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक सब कुछ कंट्रोल करती हैं। बिल्कुल, तो आज हम मौसम और जलवायु के बीच का फर्क समझेंगे और फिर अपनी जासूसी शुरू करेंगे। वो बड़े बड़े सुराग इकट्ठा करेंगे जो हमें उस असली गुनहगार तक ले जाएंगे जो भारत के मौसम का पूरा खेल बदल देता है। और अंत में हम इन सारे सुरागों को जोड़कर भारतीय मानसून की इस हैरतअंगेज कहानी को सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बुनियादी चीज साफ कर लेते हैं, मौसम और जलवायु का अंतर। हाँ। सीधी भाषा में मौसम यानी वेदर। हाँ। तो किसी जगह का आज का हाल चाल है। हाँ। आज धूप है, कल बादल छाए रहेंगे, परसों बारिश हो सकती है। हाँ। ये घंटे घंटे दिन दिन में बदलता रहता है। और जलवायु? जलवायु किसी जगह का लंबे समय का मूड है, मतलब पिछले 30, 40, 50 सालों से उस जगह का मिजाज कैसा रहा है। क्या वो आमतौर पर गर्म रहती है या ठंडी या फिर बरसाती। अच्छा। जैसे रूस का नाम सुनते ही दिमाग में बर्फ आती है। हाँ। है ना? ये वहाँ की जलवायु है। हो सकता है किसी एक दिन वहाँ गर्मी हो, वो उस दिन का मौसम होगा, जलवायु नहीं। अच्छा, तो हम जो साल को सर्दी, गर्मी, बरसात जैसी ऋतुओं में बांटते हैं, बिल्कुल, वो दरअसल इसी लंबे समय के मूड यानी जलवायु के आधार पर होता है। एकदम सही। ये हमें बताता है कि किस मौसम में क्या उम्मीद करनी है। बिल्कुल, और यहीं से हमारी पहेली का पहला सिरा जुड़ता है। भारत की जलवायु को मानसून प्रकार की जलवायु कहते हैं। हाँ, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, टीवी पर चिल्लाते हैं मानसून ने केरल में दस्तक दी, और हमें लगता है कि बस बारिश की बात हो रही है। और यही सबसे बड़ी गलत फहमी है। मानसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है। ये शब्द अरबी के मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है ऋतु या सीजन। अच्छा। वैज्ञानिक भाषा में इसका एक ही मतलब है, साल के दौरान हवा की दिशा का पूरी तरह से उलट जाना। हवा की दिशा को उलटना? एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जो हवाएं 6 महीने एक तरफ से चल रही हैं, वो अगले 6 महीने बिल्कुल उल्टी दिशा से चलने लगती हैं। ठीक यही होता है। सर्दियों में हवाएं सूखी जमीन से ठंडे समुद्र की ओर बहती हैं, लेकिन गर्मियों में जैसे कोई स्विच दबा देता है, पूरा सिस्टम पलट जाता है। और हवाएं नमी से भरे गर्म समुद्र से सूखी जमीन की ओर दौड़ पड़ती हैं, और यही हवाएं अपने साथ वो बारिश लाती हैं जो भारत की जीवन रेखा है। हमारी पहेली यही है, ऐसा होता क्यों है? इस सिस्टम को कौन पलटता है? ठीक है, तो अब हम जासूस बन रहे हैं, हमें सुराग चाहिए। वो कौन से बड़े कारक हैं जो ये पूरा खेल खेलते हैं? किसी भी जगह की जलवायु को कंट्रोल करने वाले 6 मुख्य कारक हैं। इन्हें हम अपनी पहेली के 6 सुराग मान सकते हैं। ओके। पहला सुराग है अक्षांश यानी लैटिट्यूड, या कहें कि आप धरती पर हैं कहाँ। मतलब भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास या ध्रुवों मतलब पोल्स के पास? हाँ, धरती गोल है तो भूमध्य रेखा के पास सूरज की किरणें सीधी यानी लगभग 90 डिग्री पर पड़ती हैं। जाहिर है वहां ज्यादा गर्मी होगी। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हैं, किरणें तिरछी होती जाती हैं और उनकी गर्मी कम हो जाती है। ये तो स्टेज सेट करता है कि कौन सा इलाका मूल रूप से गर्म होगा और कौन सा ठंडा। ठीक है, पहला सुराग मिला। अब दूसरे पर आते हैं, ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड। मुझे याद है एक बार मैं कालका स्टेशन पर ट्रेन से उतरा तो पसीने छूट रहे थे। हाँ। और कुछ घंटों बाद जब टॉय ट्रेन शिमला पहुंची तो स्वेटर निकालना पड़ा। ये तो इसी का उदाहरण है ना? ये इसका एकदम सटीक उदाहरण है। जैसे जैसे हम समंदर की सतह से ऊपर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है, उसका घनत्व कम हो जाता है और तापमान गिरने लगता है। अच्छा, इसीलिए एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद दिल्ली और शिमला के तापमान में जमीन आसमान का फर्क होता है, और हिमालय की चोटियों पर बर्फ का कारण भी यही है। चलिए, मामला और दिलचस्प हो रहा है। तीसरा सुराग है दबाव और पवन प्रणाली यानी प्रेशर एंड विंड सिस्टम। इसका विज्ञान बहुत सरल है। जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है,
हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। इससे जमीन पर हवा का दबाव कम हो जाता है, जिसे हम निम्न दबाव या लो प्रेशर कहते हैं। इसके उलट ठंडी हवा भारी होती है और नीचे बैठती है, जिससे उच्च दबाव या हाई प्रेशर बनता है। और प्रकृति का नियम है कि चीजें हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाती हैं, तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर धरती स्थिर होती तो हवाएं सीधी चलती, हाँ, पर हमारी धरती घूम रही है। हाँ। और इस घुमाव की वजह से एक बल पैदा होता है, कोरियोलिस बल। ओके। कोरियोलिस फोर्स। ये हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। अच्छा। ये थोड़ा ऐसा है जैसे आप एक घूमते हुए झूले पर बैठकर किसी को सीधी गेंद फेंकने की कोशिश करें, गेंद हमेशा मुड़ जाएगी। अच्छा, तो भारत में जो आमतौर पर उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं वो इसी कोरियोलिस बल का नतीजा है। ये एक बहुत बड़ा सुराख है। अगर यही हवाएं हमेशा चलती तो वो जमीन से आ रही हैं, सूखी हैं, तो भारत को तो सूखा होना चाहिए। पहेली और गहरी होती जा रही है। हाँ, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं चौथे सुराख पर, समुद्र से दूरी। ओके। मुंबई और दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दोनों शहरों में गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, लेकिन दोनों की गर्मी में फर्क है। हाँ, दिल्ली की गर्मी सूखी और चुभने वाली होती है और सर्दी कड़ाके की, जबकि मुंबई में साल भर मौसम लगभग एक जैसा, वो चिपचिपा सा रहता है। इसकी वजह ये है कि पानी जमीन की तुलना में देर से गर्म होता है और देर से ठंडा, तो समुद्र के पास के इलाकों पर पानी का असर पड़ता है, जो ना तो उन्हें बहुत ज्यादा गर्म होने देता है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा। एक बैलेंस बना रहता है। इसे ही समकारी प्रभाव कहते हैं। दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए वहां मौसम अपनी एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है। ठीक है। पांचवा सुराग है महासागरीय धाराएं, मतलब ओशन करंट्स। ये दुनिया भर की जलवायु पर बहुत असर डालती हैं। समुद्र में गर्म और ठंडे पानी की विशाल नदियां बहती हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि जिन महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी धाराएं बहती हैं, वहां अक्सर दुनिया के बड़े रेगिस्तान पाए जाते हैं। एक मिनट, ये तो उल्टा लग रहा है। ठंडे पानी के पास तो मौसम ठंडा होना चाहिए, रेगिस्तान क्यों? क्योंकि रेगिस्तान का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि बारिश का न होना है। जब समुद्र का पानी ही ठंडा होगा तो उससे भाप मतलब इवेपोरेशन बहुत कम बनेगी। अच्छा। और जब भाप ही नहीं है तो बादल कहाँ से बनेंगे? बादल नहीं तो बारिश भी नहीं। हालांकि हमारी भारतीय मॉनसून की पहेली में ये उतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है जितने बाकी हैं। अच्छा, समझ गया। और अब आते हैं छठे और शायद हमारे पहेली के सबसे बड़े सुराख पर, उच्चावच यानी रिलीफ फीचर्स, जिसमें हमारे पहाड़, खासकर हिमालय आता है। हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये भारत का अंगरक्षक है। अंगरक्षक। इसके दो बहुत बड़े काम हैं। पहला, ये साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली, जमा देने वाली हवाओं को भारत में आने से रोकता है। अगर हिमालय न होता तो आज दिल्ली और लखनऊ में भी सर्दियों में तापमान माइनस में होता। तो ये एक ढाल की तरह हमें बचाता है। लेकिन आपने कहा दो काम है। एक मिनट, कोई चीज जो दीवार की तरह हवा को रोक रही है, वो बारिश लाने में कैसे मदद कर सकती है? ये तो विरोधाभासी लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर इसकी दूसरी और ज्यादा चालाक भूमिका सामने आती है। ये सिर्फ एक ढाल नहीं है, ये एक जाल भी है। जाल? ये उत्तर से ठंडी हवा को तो रोकता है, लेकिन जब दक्षिण से नमी से लदी मानसूनी हवाएं आती हैं तो ये उन्हें उत्तर की ओर जाने से भी रोक देता है। ये एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है और उन हवाओं को कहीं और जाने का रास्ता ही नहीं देता। तो फिर उन्हें मजबूर होकर उन हवाओं को ऊपर उठना पड़ता है। और जैसे ही हवाएं ऊपर उठती हैं, वो ठंडी होती हैं और उनमें मौजूद सारी नमी बारिश बनकर भारत पर ही बरस जाती है। अरे वाह! तो ये एक ट्रैप है। ये नमी को अंदर तो आने देता है, पर बाहर नहीं जाने देता। बिल्कुल। अगर हिमालय ना होता तो ये मानसूनी हवाएं सीधा तिब्बत और चीन की तरफ निकल जाती और हमारा ज्यादातर उत्तरी भारत शायद एक सूखा इलाका होता। आप पश्चिमी घाट का उदाहरण देखिए। मानसूनी हवाएं जब मुंबई और गोवा के तट से टकराती हैं तो घाट के इस पार विंडवर्ड साइड पर जबरदस्त बारिश करती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ को पार करके दूसरी तरफ उतरती हैं, जैसे पुणे की तरफ, उनकी सारी नमी खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए पुणे वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया में आता है और वहां मुंबई के मुकाबले बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, अब हमारे पास सारे सुराग हैं।
अक्षांश, ऊंचाई, दबाव और हवा, समुद्र से दूरी और सबसे बड़ा खिलाड़ी हिमालय। लेकिन पहेली अभी भी वही है। कोरियोलिस बल और सामान्य हवा का पैटर्न कहता है कि भारत में उत्तर पूर्वी सूखी हवाएं चलनी चाहिए। इन सब सुरागों के बावजूद वो कौन सी एक चीज है जो हर साल इस पूरे सिस्टम को पलट देती है? चीज है गर्मी, जबरदस्त गर्मी। गर्मी? गर्मियों में सूरज की सीधी किरणें भारत और खासकर विशाल तिब्बती पठार पर पड़ती हैं। तिब्बत की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और वो एक विशाल सपाट इलाका है। वो एक तवे की तरह भट्टी बनकर तपता है। और हमने अभी सीखा था, जहां जबरदस्त गर्मी वहां जबरदस्त लो प्रेशर, यानी लो प्रेशर। बिल्कुल। और ये कोई मामूली लो प्रेशर नहीं होता, ये इतना शक्तिशाली होता है कि ये एक विशालकाय वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करने लगता है। अच्छा? उसी समय हजारों किलोमीटर दक्षिण में हिंद महासागर तुलनात्मक रूप से ठंडा होता है, जहां हाई प्रेशर बना होता है। तो हिंद महासागर की हाई प्रेशर वाली हवाएं इस वैक्यूम क्लीनर की तरफ खिंचने लगती हैं। हाँ, और ये खिंचाव इतना जबरदस्त होता है कि वो कोरियोलिस बल के सामान्य प्रभाव को भी ओवरपावर कर देता है। हवाएं जो आमतौर पर उत्तर पूर्व से आनी चाहिए थी, वो अब दक्षिण पश्चिम से आने लगती हैं। वो अब दक्षिण पश्चिम से, समुद्र की ओर से नमी से लबालब भरकर भारत की जमीन की ओर दौड़ पड़ती हैं। इसी के साथ एक और घटना आसमान में बहुत ऊपर घटती है। वो क्या? पृथ्वी से कई मील ऊपर हवा की एक बहुत तेज नदी बहती है, जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। ज्यादातर साल ये नदी हिमालय के दक्षिण में बहती है और एक तरह से मानसूनी हवाओं के रास्ते में बाधा बनी रहती है। अच्छा। लेकिन जैसे ही गर्मियों में तिब्बत का पठार गर्म होता है, ये पूरी की पूरी जेट स्ट्रीम खिसक कर हिमालय के उत्तर में चली जाती है। मतलब रास्ता साफ हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक कॉस्मिक ट्रैफिक कंट्रोलर ने मानसून के लिए पूरा हाईवे खाली कर दिया हो। ये तो कमाल है। तो जमीन पर एक विशाल वैक्यूम क्लीनर चालू हो जाता है और उसी समय आसमान में ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। इन दोनों ताकतों के मिलने से हवा का पूरा सिस्टम 180 डिग्री घूम जाता है। और यही है भारतीय मानसून की अनोखी कहानी। ये किसी एक कारण का नतीजा नहीं है, बल्कि ये इन सभी ताकतों की एक साजिश है। सूरज की सही जगह, जमीन का सही तरीके से गर्म होना, हिमालय का सही जगह पर खड़े होना और जेट स्ट्रीम का सही समय पर रास्ता बदलना। जब ये सब कुछ एक साथ होता है, तब जाकर दक्षिण पश्चिम से आने वाली नमी से भरी हवाएं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलकर वो बारिश लाती हैं, जिस पर हमारी कृषि, हमारी नदियां, हमारी अर्थव्यवस्था सब कुछ निर्भर करता है। सब कुछ। तो कुल मिलाकर भारत की जलवायु सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये एक जीती जागती गतिशील प्रणाली है, जिसमें पृथ्वी का झुकाव, हिमालय जैसा एक अंगरक्षक और तिब्बत के पठार जैसा एक इंजन सब मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। हम रोज जो मौसम का उतार चढ़ाव देखते हैं, वो तो बस इसी विशाल नाटक का एक छोटा सा सीन है। बिल्कुल। हमारे स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है, मॉनसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड है, यानी एक यूनिफाइंग बॉन्ड। ये सोचने वाली बात है। अब जब हम इसके पीछे का पूरा विज्ञान समझ चुके हैं, तो ये बात और भी गहरी लगती है। कैसे बारिश का ये एक वार्षिक चक्र पूरे देश को एक लय में बांध देता है। किसान अपने खेत कब जोतेगा, ये मॉनसून तय करता है। हमारे कई त्योहारों की तारीखें इसी चक्र से जुड़ी हैं। नदियों में पानी का स्तर और बिजली का उत्पादन तक इसी पर निर्भर है। ये वाकई इस विशाल और विविध देश को एक सूत्र में पिरोने वाला एक प्राकृतिक धागा है। सही बात है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने देश के चरित्र को और भी गहराई से समझने में मदद करता है।